तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 का हिस्ट्री का चैप्टर 10, जिसका नाम है विटल विलेजेस एंड थ्रिविंग टाउन्स। इसका मतलब क्या होता है कि जो उस समय के गांव थे, इंपॉर्टेंट गांव थे, उसी को हम विटल विलेज कहते हैं। विटल यानी कि महत्वपूर्ण गांव, जो उस समय के डेवलप हो रहे थे, गांव विकास हो रहे थे, उनके बारे में पढ़ेंगे। और जो टाउन्स थे यानी कि जो शहर थे, छोटे मोटे चौराहे जो थे, वो भी क्या होते, संपन्न हो गए थे अपने हिसाब से, अपने हिसाब के टाइम में। तो उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। कह रहा है कि इन दिस चैप्टर हम पढ़ेंगे कि डेवलपमेंट के बारे में, यानी कि विकास के बारे में, जो गांव का उस समय पे विकास हो रहा था, उस समय यानी कि लेटर वैदिक पीरियड, जो इंडो आर्यंस सेकेंड टाइम आए थे उस समय में। ठीक है, इंडो आर्यंस क्या है, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ाया है, जाके चेकआउट करिएगा। यहाँ पर हम देखेंगे कैसे गांव के लोग धीरे धीरे डेवलप होते गए, उनके नए नए ऑक्यूपेशंस आते गए, यानी कि नए नए विचार आते गए, नए नए बिजनेस आइडिया आते गए, जिसकी वजह से वो लोग अपना लिवलीहुड काफ़ी अच्छे से बिताने लगे। और हम क्या देखेंगे, वेरियस फीचर्स देखेंगे, फंक्शन देखेंगे। फीचर यानी कि विशेषताएं और उनके काम को देखेंगे जो टाउन और सिटीज़ में हो रहे थे, यानी कि गांव और शहरों में जो काम चल रही थी डेवलपमेंट में, उसके बारे में हम देखेंगे। तो पहला टॉपिक है हमारा कि लाइफ इन विलेजेस, मतलब उस समय पे यानी कि लेटर वैदिक पीरियड में, यानी कि लेटर वैदिक पीरियड में जब सेकेंड टाइम इंडो आर्यंस आए थे, तो उस समय में गाँव का लाइफ मतलब कैसा था, जीवन शैली कैसी थी। द किंग्स एंड किंगडम्स दैट वी स्टडी अबाउट इन प्रीवियस चैप्टर कुड नॉट हैव एग्जिस्टेड विदाउट द सपोर्ट ऑफ फ्लोरिशिंग विलेज, यानी कि जो राजा और राज्य थे पहले उस समय में, तो कह रहा है कि वो लोग बिना गांव के फ्लोरिश हुए, यानी कि गांव और टाउन जो थे छोटे छोटे, अगर वो डेवलप नहीं होते तो राजा और उसके राज्य भी क्या होगा, डेवलप नहीं हो पाता। तो वही कह रहा है कि किंग्स एंड किंगडम्स डेट वी स्टडी इन द प्रीवियस, जब पिछले चैप्टर में पढ़ा है, वो एग्जिस्टेंट में नहीं आते, या अगर उनका गांव जो था फल फूल नहीं होता, मतलब कि उनका गांव डेवलप नहीं कर रहा होता, या उनके टाउन्स जो थे डेवलप नहीं करते, तो राज्य क्या होता है, एक टाइम पे खत्म हो जाता। अब देखेंगे लोग कैसे रहते थे। कह रहे कि जो पहले के मतलब लोग थे, ज़्यादा लोग थे, वो गांव में रहते थे, जो कि किसान थे। ठीक है, पहले लोग ज़्यादातर क्या खेती ही करते थे, और कुछ तो करते नहीं थे, मतलब नौकरी वगैरह तो करते नहीं थे, बस क्या करते थे, खेती करते थे। ऑलमोस्ट एवरी विलेज हैड सम क्राफ्ट, हर गांव में कुछ क्राफ्ट पर्सन थे, यानी कि सामान बनाने वाले, दौरा दौरी बनाने वाले। ठीक है, जैसे कुछ पॉटर थे, यानी कि पॉट बनाते थे सामान वामान रखने के लिए, चावल वगैरह रखने के लिए। ब्लैक स्मिथ थे, ब्लैक स्मिथ यानी कि लोहार, जैसे लोहा वहा को जो आयरन वगैरह होता है, कुल्हाड़ी वगैरह बनाने के लिए। तो ये एक तो कारपेंटर थे, यानी कि कारपेंट करने वाले। वीवर यानी कि बुनने वाले, स्वेटर वगैरह कपड़े बुनने वाले थे। ये लोग जो है उस टाइम पे गाँव में रहते थे। ठीक है, देयर वर मेनली डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल इंगेज इन फार्मिंग। कह रहा 3 तरह के लोग जो थे उस समय में खेती करते थे, मतलब 3 तरह के कौन से लोग थे जो उस समय खेती करते थे। इन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द सब कंटिन्यू दीज आर फॉलो। पहले थे ग्राम भोजका। ठीक है, कौन थे, ग्राम भोजका। ग्राम भोजका कौन थे, ये गांव के हेडमैन थे, यानी कि सरदार था गांव का। कोई भी जब गांव रहता था उस समय में तो एक सरदार रहता था, तो वही द विलेज हेडमैन वाज नोन एज द ग्राम भोजका। उस ग्राम यानी कि उस गांव के हेडमैन को ही क्या कहा जाता था, ग्राम भोजका। ग्राम यानी कि गांव, और भोजका यानी कि सरदार, तो गांव का सरदार कोई मतलब गांव भोजका मतलब ग्राम भोजका कहा जाता है। तो याद रखिएगा, एमसीक्यू में आएगा कि ग्राम भोजका इज आल्सो कॉल्ड एज हेडमैन। हेडमैन यानी कि गांव का सरदार, यानी कि गांव का लीडर। द पोस्ट वाज जनरली हेरिडिटरी। ये पोस्ट जो था, यानी कि जो ये गद्दी थी, ये हेरिडिटरी थी। हेरिडिटरी मतलब क्या होता है, देखिए, जब एक सरदार जो है जब मरता है तो अगला सरदार कौन बनता है, उसका लड़का बनता है। इस तरीके से जब अगला सरदार लड़का बनेगा तो उसका जो लड़का होगा तो फिर वो सरदार बनेगा। इस तरीके से मतलब उसके ही फैमिली वाले क्या होते हैं, सरदार बनने रहते, मतलब गांव का राजा बनते रहते हैं। तो और कोई राजा नहीं बनता है गांव के अलावा उनके परिवार का, तो उसी को हेरिडिटी कहते हैं। ठीक है, मतलब उनको पुश्तों में मिलती है मतलब गद्दी। डेट इज यूजली मेन फॉर द सेम फैमिली डेट हेल्ड टू पोस्ट फॉर जनरेशन, मतलब कि उन्हीं के जनरेशन का, यानी कि उन्हीं के फैमिली का ये पोस्ट को संभालता है, यानी कि हेडमैन की जो पोस्ट है उसी को संभालता है, यानी कि ग्राम भोजका के पोस्ट को संभालता है। कुछ पॉइंट दिया कह रहा कि ही वॉज द आल्सो लार्जेस्ट लैंड ओनर, यानी कि वो गांव का सबसे बड़ा आदमी भी, यानी कि सबसे अमीर आदमी रहता था, इसलिए उसको सरदार भी बनाया जाता था। जैसे थोड़ी नहीं किसी को उठा के बना दिए, उसके पास पावर था, उसके पास पैसा था, इसलिए पहले के लोग उसको लैंड ओनर बनाते थे, यानी कि हेडमैन यानी कि ग्राम भोजका बनाते थे। तो ग्राम भोजका कौन था, उस गांव का सबसे अमीर आदमी था, जिसके पास काफ़ी ज़्यादा लैंड थी, और वो हेडमैन था गांव का। ठीक है, ही कल्टिवेटेड हिज लैंड थ्रू स्लेव्स एंड हायर वर्कर्स। जाहिर सी बात है, जब वो अमीर था इतना, तो उसके जो लैंड से यानी कि जो ज़मीन थे, जब खेती होती थी, तो वो अपने नहीं करके लोगों से करवाता था, यानी कि गुलामों से। उस समय के पहले गुलाम होते थे, नौकर होते थे, तो वर्कर को हायर करके और उनके गुलामों को काम करवाता था अपने खेतों में। ही कलेक्टेड टैक्सेस फ्रॉम द विलेज फॉर द किंग। वो राजा के लिए गाँव से क्या करता था, टैक्स कलेक्ट करता था, ताकि राजा को दे सके वो। ठीक है, तो ये थे ग्राम भोजका, जो कि राजा के लिए काम करते थे गाँव में,
और लोगों से खेती करवाते थे अपने खेत में, और उनसे ही टैक्स लेते थे, यानी कि पैसा लेते थे। नेक्स्ट पॉइंट आता है, ही आल्सो फंक्शन एज अ जज एंड अ पुलिसमैन इन अ विलेज। यहाँ की जो ग्राम भोजका थे, जो ऐसे लोग थे, वो क्या थे, वो गांव में एक जज की तरह भी काम करते थे और पुलिसमैन की तरह, यानी कोई भी झगड़ा और छुट्टी होता था, कांड होता था कुछ, तो उसको ये लोग खुद ही सल्टा देते थे, ठीक है, राजे के पास नहीं ले जाते थे। तो एक तरह से ये लोग क्या थे, पावरफुल लोग थे। कौन, ग्राम भोजका, यानी कि ग्राम के सरदार। द अबव फैक्ट सजेस्ट दैट ही वुड हैव बीन पावरफुल। वही तो कह रहा है कि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल थे गाँव के लिए, ठीक है, क्योंकि उसको किंग रखा था। नेक्स्ट टॉप आता है गृहपति, ठीक है, यानी कि घर का एक पति, यानी कि घर का लीडर। अपार्ट फ्रॉम द ग्राम भोजका के अलावा, यानी कि गांव के सरदार के अलावा, देयर वर अदर इंडिपेंडेंट फार्मर इन द विलेज। मतलब उसके अलावा भी गांव में कुछ ऐसे किसान थे जो क्या थे, इंडिपेंडेंट थे, यानी कि खुद की खेती करते थे। वो लोग दूसरों के खेतों में काम नहीं करते थे, अपने खेतों में काम करते थे। तो वही कह रहा है, ग्राम भोजका के अलावा कुछ ऐसे किसान थे। दे वर नोन एज गृहपति। उनको क्या कहा जाता था, गृहपति, यानी कि अपने घर का पति, यानी कि अपने घर का काम करते थे वो लोग, दूसरे घर का काम नहीं करते थे, तो उनको गृहपति कहा जाता है। मोस्ट ऑफ देम स्मॉल लैंड ओनर। उसमें से ज़्यादातर क्या थे, छोटे छोटे लैंड ओनर थे, यानी कि उनका जो ज़मीन था वह कम था, हो सकता है 1 एकड़ हो या 1-2 मंडा हो, इस तरीके से हो, तो इनको गृहपति कहा जाता। तो सबसे बड़े कौन होते थे, ग्राम भोजका, यानी कि सरदार भी होते थे और पुलिसमैन भी होते थे, जज भी होते थे। इनको हेडमैन भी कहा गया है, ठीक है, क्योंकि इनके पास ज़्यादा लैंड होता था, यानी कि ज़मीन होता था, और राजा के लिए काम करते थे। गृहपति राजा के लिए काम नहीं करते थे, लेकिन ये भी एक तरह से क्या थे, इंडिपेंडेंट थे, यानी कि ये भी अपनी खेती करते थे, दूसरों की खेती में नहीं रहते थे। तीसरे आते हैं दास कर्मकार, यानी कि देवर लैंडलेस, यानी कि ये लोग एक तरह से नौकर थे। दास तो नौकर ही होते हैं ना, तो उस समय में दास कर्मकार लोग थे, जो कि उस समय में लोगों के लिए काम करते थे। यानी कि देवर लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर, मतलब उनके पास कोई ज़मीन नहीं होती थी, वो दूसरों को काम करके ही मतलब पेट भरते थे अपना। तो ये कह रहा है, देवर लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर। कौन, दास कर्मकार, यानी कि पहले के जो लोग थे दास थे, यानी कि नौकर थे, उनके पास कोई ज़मीन नहीं होती थी, तो वो दूसरों के खेतों में काम करके अपना पेट भरते थे। दे डिड नॉट ओन लैंड, दे हैड टू अर्न लिवलीहुड वर्किंग ऑन देयर फील्ड। मतलब कि दूसरों को खेतों में काम करके अपना पेट भरते थे और अपने परिवार का पेट भरते थे। इन द सदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री और द तमिल रीजन, यानी कि तमिलनाडु की ओर, जिसे साउथ है ना, तमिलनाडु कर्नाटका, उस साइड में देयर वॉज 3 डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल इंगेज इन कल्चर। अब वहाँ के 3 तरह के लोग रहते थे, कहाँ पे, साउथ में। ये तो हो गया इस जगह पे, यानी कि 3 तरह के लोग पहले गांव में रहते थे। कौन कौन, ग्राम भोजका, यानी कि सरदार गांव का, गृहपति, ये भी लोग इंडिपेंडेंट थे, माने कि अपने घर के काम करते थे। तीसरे आते हैं दास, यानी कि इन ग्राम भोजका जो थे सरदार, उनके लिए काम करते थे और उनसे वो खाना पीना लेके अपना पेट और फैमिली का पेट पालते थे। यहाँ पे कह रहा है कि तमिलनाडु में, मतलब कि साउथ की ओर, वहाँ भी 3 तरह के लोग रहते थे। पहला कौन थे, विल्लार। विल्लार कौन थे, ये भी तरह से लैंड ओनर्स थे, यानी कि मतलब बड़े बड़े इनके पास ज़मीनें थी। कौन, विल्लार के पास। तो देखा जाए तो ग्राम भोजका और विल्लार दोनों सेम है, बस डिफरेंस क्या है, इनके पास लैंड लार्ज मतलब ज़मीन है, इनके पास भी लार्ज ज़मीन है, लेकिन इसके पास क्या है, राजा का एक तरह से पावर है। इसके पास उतना पावर नहीं होता था, लेकिन ये भी एक तरह से अमीर होते थे। कौन, विल्लार। नेक्स्ट आता है उजावर। उजावर कौन थे, ये स्मॉल लैंड ओनर्स थे जो कि अपनी ही खेती करते थे, उजावर से, ठीक है, लिखा है द ऑर्डनरी प्लगमैन वर नोन एज उजावर, यानी कि कॉमन पीपल को, यानी कि जैसे यहाँ पर थे गृहपति, वैसे ही यहाँ कौन थे, उजावर। ये बात हो रही है नॉर्थ इंडिया की, ठीक है, और ये बात हो रही है साउथ इंडिया की, ठीक है। ये थे विल्लार, उजावर। तो याद रखिएगा, ग्राम भोजका विल्लावर एक जैसे थे, बस ग्राम भोजका के पास गांव को संभालने के लिए पावर था। उजावर भी गृहपति जैसे थे और दोनों लगभग सेम थे, क्योंकि इनके पास भी कम खेती थी, इनके पास भी कम खेती थी, तो लगभग सेम है। नेक्स्ट आता है कदीसियार और अदिमाई। ये कैसे लोग थे, ये दास की तरह लोग थे। दे इंक्लूडेड लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर एंड स्लेव। ये भी क्या, इनके पास क्या था, ज़मीन नहीं थी और ये दूसरों को खेते में काम करके अपना पेट और फैमिली का पेट पालते थे। तो कैडिसियार एंड अदिमई ये कैसे लोग थे, दास की तरह, यानी कि दास यानी कि नौकर की तरह लोग थे। तो ये पहला इससे मिलता है, ठीक है, ये गृहपति उजावर से मिलता है, ठीक, और ये तीसरा दास वाला इससे मिलता है, अदिमई से। तो ये आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में हो सकता है पूछेगा, कि हो सकता है पूछ ले कि ग्राम भोजका और विल्लार के पास डिफरेंस क्या था। 2 नंबर में आएगा, कह दीजिएगा इसके पास पावरफुल थे, यानी कि वो गांव का हेडमैन था, ठीक है, जिसको ग्राम भोजका कहा जाता है, और ये विल्लार जो होते थे बस उनके पास ज़मीनें ज़्यादा होती थी, ठीक। तो ये होता है। नेक्स्ट आता है नेक्स्ट टॉपिक आता है ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन यानी कि काम, क्या काम करते थे। तो पहले के लोग जो थे वो काफ़ी मतलब खेतों में या कि अपने गांव में काफ़ी व्यस्त रहते थे, इंगेज रहते थे। इंगेज यानी कि व्यस्त रहते थे अपने कामों में। जैसे किस कामों में व्यस्त रहते थे, एग्रीकल्चर यानी कि खेती करने में। कह रहे इस समय के लोग यानी कि लेटर वैदिक पीरियड के लोग ज़्यादातर क्या करते थे, खेती करते थे। इसकी वजह से खेती काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गया था उस समय में काम को लेकर, ठीक है। एग्रीकल्चर वाज द चीफ ऑक्यूपेशन टू द पीपल इन विलेजेस, यानी गांव के जितने लोग थे
उनका एक खेती करना ही सबसे बड़ा क्या था, धर्म था उस समय में, लेटर वैदिक पीरियड में। कह रहा है कि जब किसान थे कई तरह के क्रॉप उगाते थे, मतलब कई तरह के फसल उगाते थे, बाजरा, वीट, राइस, इस तरह के लोग मतलब क्रॉप जो थे उगाते थे। कौन? पहले के लोग, पहले के यानी लेटर वैदिक पीरियड के लोग, ठीक है। कह रहा है इस नए नए मेथड से जब उनके पास नए नए तरीके आने लगे कि इस तरह के इस तरीके से हम क्रॉप उगा सकते हैं, तो उनका जो प्रोडक्शन था यानी कि जो खेती वाली फसल होता था वो काफ़ी ज़्यादा दोगुना या तीन गुना हो गया था। जैसे क्या हुआ, पहले के जो टूल्स वगैरह नहीं थे, ठीक है, प्लग शेयर नहीं था, जोतने के लिए खेत वगैरह में जो लकड़ी होते थे प्लग शेयर, ठीक है, प्लग शेयर ऐसे होता है, तो ये सब तरीका नहीं था। उन लोग मतलब अपने फावड़े से ही यानी कि घर के जो फावड़ा होता था, कुदार होता था, उसी से लोग खेती करते थे, तो काफ़ी टाइम लगता था और प्रोडक्शन में क्या होता था, कम होता था। लेकिन एग्रीकल्चर में जब जैसे जैसे तरीके नए नए तरीके आते गए, नए नए डेवलपमेंट आते गए, इससे क्या हुआ, उनका प्रोडक्शन बढ़ा, नए नए ग्रेन्स मतलब नए नए तरीके आते गए, तो उसकी वजह से उनका प्रोडक्शन बढ़ गया क्रॉप का, ठीक है। तो क्या क्या टूल्स आए थे जिसकी वजह से उनका प्रोडक्शन बढ़ा था? पहला टूल्स है आयरन टूल्स यानी कि प्लग शेयर, ठीक है। कह रहा है कि ये जो हथियार थे यानी जो भी ये टूल्स आए थे लगभग 3000 साल पहले आए थे। कितना? 3000 साल पहले, मतलब आज से 3000 साल पहले आए थे। और लगभग ये हर जगह पे मतलब आयरन टूल्स हर जगह पे हर एक पूरे पृथ्वी पे धीरे धीरे जितने भी लोग थे गांव में रहते थे ये सारे लोग यूज़ करने लगे थे, क्योंकि इससे खेती काफ़ी आसान हो गई थी, ठीक है। जो मतलब फसल काफ़ी अच्छा होता था, मिट्टी फर्टाइल हो जाती थी। इसके बाद जैसे पहला आता है आयरन प्लग शेयर। आयरन यानी कि लोहे का बना हुआ एक प्लग शेयर। प्लग शेयर यानी कि जिसे गांव में जो होता है ना, रोटावेटर या हर होता है खेत को जोतने के लिए, तो ऐसे ही ये भी होता था। तो पहले लकड़ी का होता था, फिर बाद में लोहे का बना दिया गया। तो लोहे के बनाने से क्या होता था कि ये टूटता नहीं था और काफ़ी आसानी से खेती को मतलब जोत देते थे लोग, जिसकी वजह से मिट्टी काफ़ी फर्टाइल जाती थी और काफ़ी खेती यानी कि प्रोडक्शन होता था। देखते हैं, विद द यूज ऑफ आयरन प्लग शेयर हैवी एंड क्ले सॉइल कुड नाउ बी द टर्न ओवर बेटर देन अ वुडन प्लग शेयर। कह रहा कि लकड़ी के बजाय लोहे का यूज़ करने से क्या होता था कि जो मिट्टी होती थी, जो भारी भारी मिट्टी होती थी वो काफ़ी छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाती थी, जिसकी वजह से क्या होता था कि जो मिट्टी में काफ़ी ज़्यादा फर्टिलिटी आती थी, यानी कि मिट्टी उपजाऊ हो जाता था, ठीक है। दिस रिजल्ट इन एन इंक्रीजिंग इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। इससे क्या होता था कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में काफ़ी बढ़ोतरी होती थी, यानी कि पहले 10 किलो होता था तो अब 15 किलो होता था, ठीक है। इसकी वजह से, किसकी वजह से? आयरन प्लग शेयर की वजह से। तो ये होता है प्लग शेयर। तो पहले वुड का बना होता था, इसलिए लिखा है यहाँ पर आयरन प्लग शेयर। तो वुड प्लग शेयर इतना काम नहीं कर पाता था, हो सकता था वो टूट भी जाता था, फिर बनाना पड़ता था। लेकिन आयरन प्लग शेयर का ये सब दिक्कत नहीं थी, बड़े बड़े मिट्टी को भी क्या करता था, छोटा कर देता था, जिसकी वजह से मिट्टी फर्टाइल हो जाती थी और प्रोडक्शन होता था। नेक्स्ट आता है एक्सिस यानी कि कुल्हाड़ी या कह सकते हैं हंसुआ, ठीक है। दे वर यूज फॉर क्लियरिंग फॉरेस्ट, यानी कि जंगल को साफ करने के लिए काम आता था। जंगल को साफ करके वो लोग वहाँ पर खेती करते थे। एज ए रिजल्ट लैंड फॉर एग्रीकल्चर पर्पज इंक्रीज। इसकी वजह से खेती का जमीन भी क्या होता था, बढ़ता चला। जिसके पास 1 एकड़ जमीन था, फिर वो जंगल को काट के 2 एकड़ कर लेता था। तो ये था एक्सिस, इससे जंगल काटते थे और इससे खेती मतलब करते थे। नेक्स्ट था सिकल। दे आर यूज मेनली फॉर हार्वेस्टिंग द क्रॉप। और सिकल किसके लिए यूज होता था? उस हार्वेस्ट को कट करने के लिए, ठीक है। देखिए 3 टूल्स दिया ऑक्यूपेशन में, जिससे वजह से खेती काफ़ी क्या हुआ, बढ़ गया और प्रोडक्शन भी क्या हुआ, बढ़ गया। पहला आयरन प्लग से, जिसकी वजह से मिट्टी को काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल मिलता था, ठीक है, उससे प्रोडक्शन बढ़ा। सेकंड आता है एक्सिस यानी कि हंसुआ, जिसकी वजह से जंगल लोग साफ करते थे और पूरे जंगल को खेत में कन्वर्ट कर देते थे, ठीक है। तो उनके पास ज़मीन भी बढ़ा, फिर भी क्या हुआ, प्रोडक्शन बढ़ा ना। ज़मीन से यहाँ पर क्या हो 10 किलो हो रहा है, फिर यहाँ पर जंगल काट के इसको भी खेत बना दिए तो 10-20 किलो अब होने लगेगा। नेक्स्ट था सिकल। सिकल को क्या करते थे, क्रॉप को काटते थे, ठीक है। तो ये था इनके टूल्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है ट्रांसप्लांटेशन। ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है? ट्रांसप्लांटेशन का मतलब है कि जो पहले के लोग थे यानी कि लेटर वैदिक पीरियड के पहले के लोग थे, वो खेती कैसे करते थे? जो अन्न होता था यानी कि जो ग्रेन्स होते थे वो खेत में छींट देते थे और वो ग्रो होता रहता था। लेकिन अब क्या है, ऐसा नहीं होता है। जो नए लोग हैं यानी कि जो लेटर वैदिक पीरियड के लोग हैं वो ट्रांसप्लांट करते हैं। ट्रांसप्लांट यानी कि जो चावल होता था उसको बोते थे पहले, फिर उसको जम जाने दे देते थे। जैसे इतना बड़े बड़े जैसे दाने होते थे ना, दाने को पूरे खेत में, एक ही खेत में पूरा छींट देते थे। छींटने के बाद उनको क्या होता है, जब इतना बड़ा बड़ा पौधा हो जाता था तो उस पौधे को निकाल कर खेत से किसी और खेत में बो देते थे, जिसकी वजह से उनकी खेती क्या होती थी, दुगुनी हो जाती थी। आई कह रहा फार्मर्स नाउ ग्रू सैपलिंग। सैपलिंग यानी कि एक एक पौधा उखाड़ के दूसरे खेत में लगाना, जिसे सिंचाई कहते हैं जब गाँव में होता है ये। एंड देन प्लांटेड देम इनटू अनदर फील्ड। फिर उसको अलग अलग फील्ड में प्लांट करते थे यानी कि बोते थे। एज अ रिजल्ट क्या आता था, मेनी मोर प्लांट सर्वाइव, मतलब काफ़ी ज़्यादा पौधे उसके सर्वाइव कर जाते थे, जिसकी वजह से खेती काफ़ी अच्छी होती थी और काफ़ी बढ़ोतरी होती थी, ठीक है। इस तरीके से ट्रांसप्लांटेशन होता था, ठीक है। लेकिन पहले के लोग ये नहीं कर पाते थे। नेक्स्ट आता टॉपिक आता है इरीगेशन, यानी कि पानी वो लोग कैसे चलाते थे खेतों में उस समय में, ठीक है। तो नदियाँ वगैरह होती थी। कह रहा कि
पीपल अब समझ चुके थे कि इरिगेशन कितना इंपॉर्टेंट है खेतों के लिए। जैसे जब कई बार खेती नहीं होती थी तो क्यों नहीं होती थी, तो लोग किसान समझने लगे कि हो सकता है कि पानी हमने नहीं दिया हो। तो ये लोग धीरे धीरे जानने लगे कि पानी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी कि इरिगेशन होता है कि पानी देना खेतों में। तो वही कह रहा है कि लोग अब इसका इंपॉर्टेंस समझने लगे थे कि इरिगेशन कितना इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से ये लोग क्या करने लगे, कैनाल्स बनाने लगे। कैनाल्स यानी कि छोटी छोटी नाली बनाने लगे, कुआं बनाने लगे खेतों के अगल बगल, टैंक्स बनाने लगे जिसमें पानी इकट्ठा किया जाता है, आर्टिफिशियल लेक बनाने लगे खेतों में पानी चलाने के लिए। तो कुछ तरीके दिए हैं यहाँ पर, 7-8 पॉइंट देखते हैं। किंग्स नीडेड मनी फॉर आर्मीज प्लेसेस फोर्ट्स, जैसे जो राजा था उस समय का, टैक्सेस में क्या मांगता था, पैसा मांगता था, आर्मी मांगता था, जगह मांगती थी फोर्ट बनाने के लिए यानी कि किला बनाने के लिए। सेकंड पॉइंट कह रहा है सो दे डिमांडेड टैक्सेस फॉर फार्मर, यानी कि वो किसान जो थे उस समय के, उनसे वो टैक्स लेते थे काफ़ी हाई मात्रा में। फार्मर्स हैड टू इंक्रीज प्रोडक्शन टू पे टैक्सेस, यानी कि जो किसान थे उसमें को खेती ज़्यादा करनी पड़ती थी उस टैक्स को पे करने के लिए, ताकि वो खुद कुछ रख सके और कुछ किंग को टैक्स पे कर सकें। दिस वॉज पॉसिबल विथ इरीगेशन, कब पॉसिबल हो पाया, जब इरीगेशन सिस्टम आया, यानी कि जब पानी वो खेतों में डालने लगे जिसकी वजह से प्रोडक्शन क्या हुआ, दोगुना हो गया, यानी कि बढ़ गया, 10 किलो की जगह 20 किलो होने लगा। किंग्स प्रोवाइड मनी एंड प्लान इरीगेशन वर्क्स, जो राजा थे उस समय के किसानों के लिए क्या करते थे, पैसा देते थे ताकि आप खेती करिए उसमें से हमको कुछ दीजिए, और इरीगेशन सिस्टम में वो लोग को प्लांट कर देते गाँव में ताकि अलग अलग किसानों को पानी दिया जा सके उनके खेतों में। लेबर वॉज प्रोवाइड बाय द पीपल, लोगों के द्वारा लेबर प्रोवाइड किया जाता था खेतों में ताकि खेती अच्छे से हो सके। प्रोडक्शन इंक्रीज, जिसकी वजह से क्या हुआ, इन सब की वजह से, रीजन की वजह से प्रोडक्शन क्या हुआ, इंक्रीज हो गया, यानी कि 10 किलो की जगह 20 किलो फसल उगने लगे। इन दिस वे रेवेन्यू इंक्रीज, जिसकी वजह से रेवेन्यू भी काफ़ी इंक्रीज, रेवेन्यू यानी कि जो टैक्स था राजा का वो भी क्या हुआ, बढ़ चुका। फार्मर आल्सो बेनिफिट बिकॉज क्रॉप प्रोडक्शन बिकेम मोर सर्टेन, यानी कि जब क्रॉप बढ़ गया था, यानी कि 10 किलो से 20 किलो हो गया था, तो राजा को 5 किलो देता था, जिसकी वजह से उनको लोग 15 किलो बच जाता था। इस तरीके से इरिगेशन सिस्टम काफ़ी इंपॉर्टेंस आया खेती करने में। नेक्स्ट था क्राफ्ट, यानी कि जो क्राफ्ट वगैरह बनाते थे उस समय में, उनके बारे में देखते हैं। जो पहले के क्राफ्ट पर्सन थे वो भी क्या हो विकसित हो रहे थे, यानी कि जो गांव के क्राफ्ट पर्सन, यानी कि जो पॉटर्स थे, जो पॉट बनाते थे सामान वामान रखने के लिए, जो कपड़े बुनते थे, कारपेंटर्स थे, ब्लैक स्मिथ यानी कि लोहार थे, सुनार थे, गार्डन यानी कि फूल बनाने वाले, बास्केट बनाने वाले, ये सब लोग क्या थे, धीरे धीरे डेवलप हो रहे थे, जिसकी वजह से ये लोग बाद में कहाँ शिफ्ट हो गए, शहरों और बड़े बड़े सिटीज़ में, यानी कि माइग्रेट कर गए टाउन्स और सिटीज़ में, ताकि अपने सामान को बेच सके और ये भी लोग क्या सके, अमीर बन सके। ये थे क्राफ्ट पर्सन। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, लाइफ इन टाउन्स द सेकेंड अर्बनाइजेशन, यानी कि जो टाउन्स में जैसे जो जब लोग जा रहे थे तो वहाँ पर कैसे क्या हुआ, जब गांव के लोग शहर में जाने लगे, यानी कि जब क्राफ्ट पर्सन यानी कि जैसे कि पॉटर, वीवर, कारपेंटर, ब्लैक स्मिथ, ये लोग जब शहरों में जाने लगे, टाउन्स में जाने लगे, तो इसी को अर्बनाइजेशन कहा जाता है। यानी कि गाँव के लोग जब शहर में जाने लगते हैं, जैसे अभी भी जाते हैं बाहर कमाने के लिए सऊदी अरबिया, जॉर्डन वगैरह, तो उसको क्या कहते हैं, अर्बनाइजेशन कहते हैं। तो वही पहले से मतलब हो रहा था लगभग 2500 साल पहले अब से। तो कई सारे टाउन्स और सिटीज़ क्या हुए थे, डेवलप हो रहे थे इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में। इनफैक्ट कई सारे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी बढ़ रहे थे, जैसे यानी कि जो किसान थे वो भी अपना प्रोडक्शन को भेज पा रहे थे शहरों में, और जो क्राफ्ट पर्सन थे उनका भी ग्रोथ हो रहा था, यानी कि उनका भी बिजनेस क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। कई सारे और बिजनेस डेवलप हो रहे थे, यानी कि टाउन्स और सिटीज़ काफ़ी ज़्यादा मात्रा में डेवलप हो रहे थे उस समय में, यानी कि लेटर वैदिक पीरियड में। इस पीरियड को क्या कहा गया, सेकेंड एज ऑफ सेकेंड अर्बनाइजेशन। सेकेंड अर्बनाइजेशन क्यों कहा गया है, अर्बनाइजेशन यानी कि गांव के लोग जब शहर में जाते हैं तो उसको अर्बनाइजेशन कहा था, लेकिन इसको सेकेंड क्यों कहा गया, क्योंकि पहला अर्बनाइजेशन हो चुका था कहाँ पर, इंडस वैली सिविलाइजेशन में, जब हमने हड़प्पा और मोहनजोदारो का पढ़ा था केस, तो वहाँ पे लगभग 4700 ईयर्स यानी कि 4700 साल पहले यहाँ पर अर्बनाइजेशन हो चुका था। मतलब वहाँ के भी लोग जो थे हड़प्पा के, इंडस वैली सिविलाइजेशन के, गांव से कहाँ जा रहे थे, मेन सिटी में जा रहे थे अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। तो वो पहला था, और ये दूसरी बार हो रहा था जब गांव के लोग शहर में जा रहे थे अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। तो ये होता है अर्बनाइजेशन, तो इसलिए यहाँ पर सेकेंड अर्बनाइजेशन का नाम दिया गया है, क्योंकि पहला इंडस वैली सिविलाइजेशन में हुआ था जो हमने पहले पढ़ा है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कहानियाँ, मतलब कि जो इन्फॉर्मेशन हम लोग पढ़ा कि गाँव के लोग कैसे उस समय में शहर में जा रहे थे अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, कहाँ पढ़ा हमने, ये पढ़ा है पुरानी स्टोरी में। जो इतिहासकार थे कहानियाँ लिखते थे, यानी कि जो इतिहासकार होते थे पहले इतिहास लिखते थे, वो सब बताते थे अपनी किताबों में। यानी कि जो सेलर्स थे, यानी कि जो सेल्स करते थे, इधर उधर घूमते थे, ट्रेवलर्स थे, वो भी लोग बताते थे कि यहाँ के लोग क्या हैं, काफ़ी डेवलप हो रहे हैं। जैसे को बिजनेस करने के लिए जब इधर उधर लोग जाते थे पहले के लोग, तो वो लोग चर्चा करते थे कि हम जहाँ से आए हैं वहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो रहे हैं, शहरों में जा रहे हैं। तो इस तरीके से लोग क्या हुए, जानने लगे। स्कल्पचर यानी कि मूर्तियाँ जो होती थी वो भी बताती हैं कि ये कहाँ की मूर्तियाँ और कितनी पुरानी है, तो उस तरह से पता चलता है कि ये लोग कितने डेवलप थे, यानी कितने विकसित थे। सिक्के जो होते थे पहले के, आर्कियोलॉजिस्ट मटेरियल, यानी कि जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं जो पुराने चीज़ों का अध्ययन करते हैं, ये भी लोग अपने स्टडीज से बताते हैं कि ये लोग कितने डेवलप थे।
अब आते हैं फीचर्स ऑफ दिस टाउन एंड सिटीज़, यानी कि विशेषताएँ क्या थी इन टाउन्स और सिटीज़ की जो डेवलप हो रही थी। जो पहला फीचर है, सम ऑफ दिस सिटीज़ वर सराउंडेड बाय द मैसिव फोर्टिफाइड वॉल्स, यानी कि जो शहर थे, यानी कि जो डेवलप हो रहे थे या जो हो चुके थे टाउन्स और सिटीज़, वो अपने शहर को क्या करते थे, फोर्टिफाइड यानी कि किले से घेराबंद कर देते ताकि बाहर से कोई दुश्मन ना उसके हमला कर पाए। ठीक है, तो ये कह रहा है कि कुछ शहर ऐसे थे जो सराउंडेड कर दिए थे अपने आप को बड़े बड़े फोर्ट से, यानी कि किले के दीवारों से, ताकि बाहर के लोग हमला ना कर पाए और हम लोग अच्छे से रह पाएँ। स्कल्पचर यानी कि जो पेंटिंग होती थी, जो मूर्तियाँ होती थी, वो अच्छे से क्या होती थी, खुदी हुई होती थी, अच्छे से मतलब उनको तराशा जाता था अच्छे से, जैसे इस तरह का फिगर में दिया है ना, कितनी अच्छी सुंदर तरीके से बनाया गया है धीरे धीरे। तो ये भी बताते थे कि शहर और गांव कितना विकसित था, ताकि ये जो लोग मूर्तियाँ बनाते थे यानी क्राफ्ट पर्सन जो थे, ये कितने बेहतरीन तरीके से ये लोग पेंटिंग वगैरह या मूर्तियाँ बनाते थे जो गाँव शहरों में रहते थे या जो जंगलों में रहते थे। दिस स्कल्पचर वर जनरली यूज टू डेकोरेट रेंगलिंग पिलर्स एंड गेटवेज ऑफ मेन बिल्डिंग, यानी कि जो बड़े बड़े शहर होते थे उनको सजाने के लिए मूर्तियाँ क्या होती थी, लगाई जाती थी गेट पे, कि देखिए कि हम कितने विकसित हैं, कि इतने अच्छे से हम मूर्ति बना रहे हैं। ठीक है, ये फीचर यानी कि विशेषताएँ जो अपने शहर को क्या कहती थी, फोर्टिफिकेशन कर, यानी कि दीवार से घेर देती थी, उतना नए नए मूर्तियाँ इतने अच्छे अच्छे मूर्तियाँ बनाती थी लोग कि पता चलता था कि ये लोग कितने विकसित हैं। थर्ड पॉइंट है, कह रहा है कि रिंगवेल्स मिलते थे, पहले के लोग थे, पहले की जो लेटर पीरियड के लोग थे वो रिंगवेल्स यूज़ करते हैं। रिंगवेल्स एक तरह का जगह होता है जहाँ पर टॉयलेट वगैरह, ड्रेन्स यानी कि नाली टॉयलेट वगैरह पर वहाँ पर रखा जाता है, यानी कि फेंका जाता है, जो पानी वगैरह रहता है टॉयलेट का वहीं पे जाके गिरता है रिंगवेल में। तो इस तरीके से बनाया जाता था कि मतलब जो पानी वगैरह जो टॉयलेट वगैरह थे वो निकल के मतलब बाहर चले जाते थे। तो यहाँ पर दिखाया गया है कि रिंगवेल्स फाउंड इन दिल्ली में जो लोग रहते थे पहले लेटर वैदिक पीरियड में, तो वो लोग रिंगवेल को बनाते थे। ठीक है, ताकि जो गंदगी है वो धीरे से कहीं और निकल जाए, मतलब कि नीचे नीचे कहीं और निकल जाए, लोगों को तकलीफ ना हो। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है, नेक्स्ट फीचर क्या था, फोर्थ पॉइंट कह रहा है कि जो बचे हुए प्लेस थे, यानी कि रिमेन्स ऑफ प्लेस थे, यानी कि बचे हुए जो जगह थी, मार्केट था या घर था कॉमन लोगों का, वो अभी भी नहीं मिला है आर्कियोलॉजिस्ट को। इसका मतलब ये हुआ कि जो पहले के लोग रहते थे तो किस में रहते थे, लकड़ी के घर में रहते थे, तभी तो लकड़ी टूट गया होगा, पता ही नहीं चला होगा। मिट्टी के घर में रखते थे। ठीक है, हैच यानी कि जो घास फूस होता था उससे घर में रहते थे, जिसकी वजह से उनके घर का पता नहीं चलता है। ठीक है, तो वो लोग काफ़ी मतलब डेवलप थे। नेक्स्ट पॉइंट है, कह रहा है कि जो पहले के अमीर लोग थे वो क्या यूज़ करते थे, वो कॉइन्स को यूज़ करते थे इस तरीके से, और ये कॉइन्स कैसी होती थी, पंच मार्क, यानी कि इसके ऊपर मोहर लगा होता था इस तरीके से। ठीक है, तो जितने भी राजा राजे मतलब रानी हुए हैं आज तक के, सबका एक अलग अलग कॉइन्स रहा है, एक अलग अलग पैसा रहा है। तो वही कह रहा है कि वेल्थ वाज मेजर, जो वेल्थ है यानी कि जो खजाना था उनका, जो अमीरी पंक्ति थी, तो किसे मेजर किया जाती थी, कॉइन्स के, किसके पास कितना कॉइन्स है। ठीक है, और ये कॉइन्स कैसे होते थे, इनके पास मार्क होता था, पंच मार्क, यानी कि साइन सिग्नेचर होता था कुछ इस तरीके से। तो ये सोने के भी होते थे और पत्थर के भी होते थे। ठीक है, इस तरीके से डिज़ाइन किए जाते थे सिक्के, जिसके पास सिक्का ज़्यादा हुआ और ज़्यादा अमीर हुआ, जैसे अभी होता है जिसके पास ज़्यादा पैसा हो ज़्यादा अमीर है। नेक्स्ट पॉइंट है, कह रहा है कि जो पहले मतलब लोग थे शिपयार्ड पे, जो लोग रहते थे समुद्र से जो मतलब इधर उधर घूमते थे, वो भी लोग क्या थे, काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस थे। एक्सपीरियंस यानी कि मतलब क्या उनके पास एक्सपीरियंस था किसी भी चीज़ को करने के लिए। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जो शिपयार्ड थे, यानी कि जहाँ पर शिप से समुद्र के लोग आते जाते थे, वो लोग क्या मतलब एक्सपीरियंस तो थे, लेकिन क्या ट्रेवल करते, यानी कि क्या पहुँचाते थे, देखिए क्या पहुँचाते थे, कॉपर पहुँचाते थे एक देश से दूसरे देश तक। ठीक है, या एक राज्य से दूसरे राज्य तक, टीन यानी कि लीड, कोरल, टोपस, गोल्ड, सिल्वर, वाइन यानी कि दारू, एंड क्लॉथ यानी कपड़ा, लोग क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह बेचने जाते थे या खरीदने जाते थे। तो इस तरीके से लोग का क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, इधर उधर घूमते थे लोग, अपना सामान बेचते थे, बिजनेस करते थे। कह रहा उस मेटल के अलावा भी क्या करते थे, ये आइवोरी यानी कि मतलब मेकअप वगैरह बेचते थे, एगेट, सरेलिन, कॉटन, सिल्क यानी परफ्यूम वगैरह, जो भी चीज़ अब यूज़ हो जाती है, परफ्यूम वगैरह जो भी चीज़ मतलब होती है कॉस्मेटिक चीज़, इसको भी लोग क्या करते थे, बना के बेचते थे। ठीक है, वही कह रहा है जब लोग जाते थे राजा के पास, तो उनके जो यानी कि जो बिजनेसमैन थे, यानी कि जो मर्चेंट थे, जो बड़े बड़े मर्चेंट थे, यानी कि जो बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, जब राजा के पास जाते थे तो लोग गिफ्ट लेकर जाते थे। कैसे गिफ्ट लेकर जाते थे, क्या गिफ्ट था, यानी कि सिल्वर का बना हुआ वेसल। ठीक है, यानी कि सिल्वर का एक मतलब कप कुछ होता था बाटी जैसा, तो उसको लोग जाते थे गिफ्ट देते थे। लड़के लेके जाते थे लोग, ताकि मतलब वहाँ पर सिंगिंग हो सके, यानी कि गाना गा सके। सुंदर सुंदर औरतें लेके जाते थे लोग राजा के पास, कपड़े लेके जाते थे अच्छे अच्छे। ठीक है, वाइन्स यानी कि दारू लेके जाते थे राजा के लिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें उनको लोग देते थे गिफ्ट में। लास्ट पॉइंट कह रहा है कि जो मतलब साल्ट वगैरह, जो बिजनेसमैन थे जो साल्ट प्रोड्यूस करते थे, यानी कि जो नमक वगैरह बनाते थे,
वो भी लोग नमक को बेचते थे किसके भाव में, वो लोग पैसा नहीं लेते थे, क्या लेते थे, पैडी यानी कि चावल गेहूँ लेते थे उसके बदले में, यानी कि आप नमक ले जाइए और हमको क्या दीजिए, चावल गेहूँ दीजिए, मतलब नमक आप लीजिए, चावल गेहूँ हमको दीजिए। इस तरीके से लोग क्या करते थे, एक्सचेंज करते थे। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक आता है वेरियस फंक्शन इन सिटीज़, यानी कि जो शहर थे उसमें जो डेवलप हो चुके थे या जो 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 डेवलप हो रहे थे, यानी कि विकास हो रहे थे, उनका मतलब अलग अलग फंक्शन क्या था, अलग अलग काम का था। काम का था, देखते हैं कि जो किंगडम्स थे यानी कि जो राज्य थे जहाँ पर राजा लोग रहते थे, इनका जो ट्रेडर्स है यानी कि राजा और बिजनेसमैन का जो रिश्ता था वो काफ़ी ज़्यादा गहरा हो चुका था, क्योंकि जो बिजनेसमैन तो काफ़ी बड़े बड़े गिफ्ट देते थे राजा को, ठीक है, जिसकी वजह से राजा को अपनी टेरिटरी यानी कि अपना राज्य बढ़ाने में मदद मिलती थी। कह रहा कई सारे कैपिटल्स ऐसे थे जैसे कि पाटलिपुत्र, ठीक है, मदुरई, ऐसे दो मतलब ये राज्य हैं जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बिजनेस इंपॉर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण होने लगा, ठीक है, यहाँ पर बिजनेस काफ़ी ज़्यादा फैलने लगा। जैसे कि एग्जांपल है मदुरई जो था, मतलब साउथ में ये मदुरई काफ़ी फेमस था कॉटन टेक्सटाइल के लिए, यानी कि सूती के कपड़ों के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस था उस समय में, और अभी भी फेमस है। चीफ पोर्ट इंक्लूडेड बरीगाज इन गुजरात, गुजरात में एक जगह है जहाँ पर पोर्ट यानी कि शिप वगैरह वहाँ पर पार्क किया जाता है, उसका नाम है बैरीगंज। ये भी काफ़ी ज़्यादा क्या हुआ, डेवलप हुआ। मुरिस इन केरला में है, अर्किमिडू कहाँ पर है, पौंडुचेरी में, मतलब ये सारी जगह है जो काफ़ी ज़्यादा क्या हुआ, फेमस हुआ उस समय पे, और अभी भी ये फेमस है अपनी खासियत की वजह से, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है, कह रहा है कि वाराणसी है जो कि काफ़ी फेमस है किसके लिए, टेक्सटाइल यानी कि कपड़ों के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। कपड़े बनारस कहते हैं ना कि वाराणसी कपड़ा या वाराणसी साड़ी काफ़ी ज़्यादा फेमस होता है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी होता है। पॉटरी, वहाँ की जो पॉटरी होती थी, पॉटरी यानी कि जो बर्तन वगैरह होते थे काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते थे। इवोरी यानी कि जो मेकअप वगैरह का सामान होता था भी काफ़ी अच्छा होता था। ज्वेलरी वगैरह यानी कि जो गोल्ड वगैरह से बने होते, सोने वगैरह गहने थे, वो भी काफ़ी अच्छे थे। कहाँ, बनारस के। तो कुछ ऐसे शहर हैं जो काफ़ी फेमस हो रहे थे उस टाइम पे, यानी कि फिर अगला दिया है मथुरा, उत्तर प्रदेश में है, ये भी काफ़ी अच्छा है, इंपॉर्टेंट ट्रेड यानी कि बिजनेस के लिए काफ़ी अच्छी जगह थी मथुरा, ठीक है। फिर है अमरावती और कोडापुर इन आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में दो जगह है, अमरावती और कोडापुर, ये भी काफ़ी ज़्यादा फेमस हो रहे थे। तो ये बस जगह के नाम है, तो ठीक है। तो आपसे दो पूछ सकता है कि कौन सा ऐसे जगह थे जो काफ़ी फेमस हो रहे थे उस समय, तो ये पाटलिपुत्र, ठीक है, ये वाला, और मदुरई, इन दो को हो सकता है पूछता हो हमेशा, तो ये दोनों को याद रखिएगा, पाटलिपुत्र और मदुरई। पाटलिपुत्र जो मदुरई थी वो किसके लिए फेमस थी, कॉटन टेक्सटाइल के लिए यानी कि कपड़ों के लिए, और जो पाटलिपुत्रा वहाँ पर हर एक चीज़ के लिए फेमस था, ठीक है। अब कुछ और इसके आते हैं, मेनी ऑफ दिस टाउन सिटीज़ एंड पॉलिटिकल कमर्शियल रिलीजियस इंपॉर्टेंस, यानी कि वहाँ की जो राजनीति थी या बिजनेस था या धर्म था वो भी धीरे धीरे क्या होने लगा, इंपॉर्टेंस यानी कि उसका भी डेवलपमेंट होने लगा, यानी कि विकसित होने लगे वो लोग। तो वही कह रहा है कि लेट अस स्टडी द मेन फीचर ऑफ द सिटी ऑफ मथुरा। अब कह रहा है मथुरा के बारे में हम कुछ पढ़ेंगे, जैसे मथुरा भी जो यूपी में था, अभी हमने पढ़ा यहाँ पर, कहाँ गया ये वाला, ये भी काफ़ी फेमस था किसके लिए, बिजनेस के लिए। बिजनेस कौन से, जैसे वहाँ पर अच्छे अच्छे कपड़े बनते थे, कहते हैं ना कि बनारस के कपड़े काफ़ी अच्छे होते हैं, बनारसी साड़ी काफ़ी अच्छी होती है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनके जो कपड़े होते थे काफ़ी अच्छे होते थे, हल्के होते थे, और ये काफ़ी उसके कपड़ों के साथ साथ किसके बिजनेस करते थे लोग, इवोरी का, ज्वेलरी का, ये सब बिजनेस कर देते थे। वही थोड़ा डिटेल में पढ़ना है हमको। कह रहा है कि जो मथुरा था वो कहाँ पर था, किसके रूट में आता था, नॉर्थ वेस्ट ईस्ट में, ठीक है, और नॉर्थ साउथ में, मतलब जो उत्तर प्रदेश था इन जगह पे इसका लोकेशन बताया गया है। फिर कह रहा है कि द सिटी यानी कि जो मथुरा सिटी था वो काफ़ी ज़्यादा मैसिव फोर्टिफाइड वाल्स था, यानी कि जो उसके शहर थे चारों तरफ से दीवार से यानी कि किले से घिरे हुए थे, जिसकी वजह से काफ़ी लोग वहाँ पर सुरक्षित थे, दूसरा राजा वहाँ पर अटैक नहीं कर सकता था। इसी वजह से वहाँ बिजनेस का क्या हुआ, बिंदास होकर बढ़ना शुरू हो गया, क्योंकि लोगों को डर नहीं रहता था कि क्या होगा, चोर डाकू आएंगे मेरा सामान लेके जाएंगे, इस चीज़ का कोई भी डर नहीं रहता था, जिसकी वजह से मथुरा काफ़ी फेमस हुआ अपने कामों के लिए, यानी कि चीज़ों के लिए बनाने के लिए। नेक्स्ट है फार्मर्स एंड हर्डर्स, यानी कि जो किसान और चरवाहे थे वो भी क्या करने लगे, खाना सप्लाई करने लगे शहरों में, क्योंकि उनको डर होता नहीं था, क्योंकि चारों तरफ किला से बंद था, कोई दुश्मन आ नहीं सकता था। तो किसान और चरवाहे भी अपना सामान बेचने लगे, किसान अपने फसल को बेचने लगे, ठीक है, और हर्डर्स यानी कि जो चरवाहे थे अपने जानवरों को सामान बेचने, यानी कि दूध वगैरह बेचने लगे। तो सिटी प्रोड्यूस सम एक्सट्रीमली फाइन स्कल्पचर, जो सिटी थी यानी कि जो मथुरा था वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छे अच्छे मूर्तियाँ भी बनाई जाती थी, जैसे यहाँ पर बनाई गई है बुद्ध की मूर्ति, बुद्धिस्ट डिवोटी इन कुशान रेस मथुरा सेकेंड सेंचुरी, यानी कि सेकेंड यानी दूसरी शताब्दी जो चल रही थी, वहाँ पर कलाकारों ने यानी कि जो क्राफ्ट पर्सन थे उन लोगों ने बनाया था इस स्कल्पचर को। देखिए कितना सुंदर है। इस तरीके से मथुरा और ज़्यादा फेमस होने लगा। तो मथुरा के बारे में अगर आता है तो ये पहला पॉइंट मत लिखेगा, लेकिन ये वाला जो पॉइंट है, सिटी वाज फेमस मैसिव फोर्टिफाइड वॉल्स, अपने मतलब किले के लिए फेमस हुआ, किसानों और जो चरवाहे थे वो अपने सामान बेचने लगे, वहाँ अच्छे अच्छे मूर्तियाँ थीं। लगभग 2000 साल पहले मथुरा बिकेम द सेकेंड कैपिटल ऑफ कुशाना। देखिए 2000 साल पहले एक कैपिटल बन गया, किसका कैपिटल बना, मथुरा, कुशाना का। कुशाना एक राज्य था जहाँ पर राजा रहता था, उसका कैपिटल क्या बना, मथुरा बना, इसी की वजह से, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा फेमस हो रहा था।
नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि ये धर्म के लिए भी काफ़ी ज़्यादा सेंटर बनने लगा, यानी कि धर्म गुरु वहाँ भी रहने लगे थे बनारस में। जैसे कि जैनिज्म के लोग वहाँ रहते थे, बुद्धिस्ट के लोग यानी रहते थे, और सबसे बड़ा जो धर्म था वहाँ पे वो था कृष्ण की पूजा करते थे, यानी कि जो लॉर्ड कृष्णा है उनकी वहाँ पर पूजा की जाती थी। ये कुछ ऐसे मतलब धर्म थे जो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फॉलो करते थे, जिसकी वजह से लोग भी काफ़ी ज़्यादा उस धर्म को फॉलो करने लगे और वहाँ पर भीड़ होने लगी। ठीक है, फिर आता है पॉइंट, कह रहा है कि आर्कियोलॉजिस्ट यानी कि जो अध्ययन करते थे पुराने समय का, उन लोगों का क्या क्या मिला, कुछ ऐसे इंस्क्रिप्शन मिले। इंस्क्रिप्शन क्या होता है, जो राजा रानी लिखवाती है एक पत्थरों पे, तो वो सब मिला है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है दिस इंस्क्रिप्शन वर मेड बाई, किसने बनवाया था इस इंस्क्रिप्शन को, राजा रानियों ने बनवाया था। ऑफिसर जो थे उस समय के वो बनवाते थे, ठीक है, मर्चेंट बनवाते थे, क्राफ्ट पर्सन बनाते थे, और उसमें मेंशन किया जाता था गोल्ड स्मिथ को, यानी कि जो बनाया है वो अपना साइड में थोड़ा सा नाम लिखता था। गोल्ड स्मिथ यानी कि लोहार या सुनार, ठीक है, बुनने वाले, बास्केट मेकर्स, गार्लैंड मेकर्स, ठीक है, गार्लैंड यानी कि माला बनाने वाले जो होते हैं ना, माला बनाते हैं, उसी को गार्लैंड मेकर्स कहते हैं। ये सारी चीज़ें जो थी जो मथुरा में पाई गई थी, मतलब अच्छे अच्छे शहर थे, मूर्तियाँ थीं, ठीक है, किसान वगैरह वहाँ पर थे, बुद्धिस्ट नए नए धर्म थे वहाँ पे, बुद्धिस्ट है और लॉर्ड कृष्ण की पूजा होती थी, ये सारी चीज़ें वहाँ पर मथुरा में होती थी, जिसकी वजह से मथुरा काफ़ी फेमस हुआ उस टाइम पे। नेक्स्ट टॉपिक आता है क्राफ्ट एंड क्राफ्ट पर्सन, यानी कि जो लोग सामान वगैरह बनाते थे उनके बारे में हम देखेंगे। तो पहला आता है पोएट्री, यानी कि जो क्राफ्ट और क्राफ्ट पर्सन थे वो पोएट्री बनाते थे, काफ़ी अच्छे अच्छे मतलब खूबसूरत पोएट्री बनाते थे। कह रहा है कि इस टाइम पे ड्यूरिंग दिस पीरियड पीपल बिगेन टू यूज़ एक्सट्रीमली फाइन पोएट्री, यानी कि जो लोग थे काफ़ी अच्छे अच्छे मतलब पूरा है ना एक्सट्रीमली फाइन, यानी कि बहुत अच्छे अच्छे पोएट्री बनाने लगे थे, जिसको कहा गया नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, यानी कि उत्तर, यानी कि नॉर्थ मतलब उत्तर, यानी कि उत्तर प्रदेश और यूपी बिहार में लोग क्या करते थे, बनाने लगे थे इस ब्लैक पॉलिश्ड को, यानी कि उसको चमका देते थे एकदम अच्छी तरह से पोएट्री को। पोएट्री मतलब जिसमें सामान रखा जाता है, बर्तन वगैरह, तो काफ़ी बेहतरीन तरीके से लोग बनाते थे। ठीक है, और ये बस कहाँ मिलता था, बस नॉर्थ में ही ये मिलता था, यानी कि उत्तर प्रदेश में ही मिलता था ऐसे ऐसे बर्तन। ब्लैक इन कलर एंड फाइन सीन मतलब कि साइन वाइन चमक होता था उस बर्तन में। ठीक है, पहली बात तो ब्लैक कलर के होते थे, उसके बाद उसमें काफ़ी ज़्यादा शाइनी होता था, जिसकी वजह से मेन और वोमेन उसमें काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व होते थे बनाने में। तो ये पॉटरी थी जो पहले के लोग, मथुरा के लोग बनाते थे, और काफ़ी ज़्यादा फेमस होता था इनकी बर्तनें। क्यों फेमस होता था, क्योंकि वो ब्लैक इन कलर था, स्ट्रॉन्ग था और काफ़ी ज़्यादा शाइनी था, यानी कि चमक था उसमें। ठीक है, नेक्स्ट आता है टेक्सटाइल यानी कि कपड़े। कह रहा है कि टेक्सटाइल यानी कि कपड़ा, कह रहा है कि कपड़े कहाँ फेमस थे, यानी कि बनारसी के साथ साथ मदुरई भी थी, जहाँ पर हम लोग पढ़ा गई पाटलिपुत्र और मदुरई के वक्त कितना फेमस था अपनी चीज़ों के लिए। कह रहा है यहाँ भी वही नाम दिया है कि वाराणसी के साथ साथ मदुरई भी काफ़ी फेमस था अपने कपड़ों के लिए, और जो कपड़े बनते थे वो काफ़ी ज़्यादा फाइन होते थे, यानी काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते थे। ठीक है, जिसकी वजह से लोग काफ़ी ज़्यादा खरीदते थे, जिसकी वजह से उनका बिजनेस भी काफ़ी बढ़ता चला गया। ठीक है, बोथ मेन एंड वोमेन वर्क इन दिस सेंटर, मतलब कि औरतें और पुरुष दोनों ही इन सेंटर में, यानी कि इस टेक्सटाइल यानी कपड़े बनाने में काम करते थे, क्योंकि कपड़ा काफ़ी अच्छा होता था, काफ़ी ज़्यादा डिमांडेड होता था, जिसकी वजह से लोग काफ़ी डिमांड करते थे कि हमें भी ये कपड़ा चाहिए, जिसकी वजह से क्वांटिटी घट जाती थी। तो इन पुरुष और औरतों को दोनों मिलकर काम करना पड़ता था। जब डिमांड आने लगा था इन लोगों के पास, यानी कि जो लोग टेक्सटाइल वगैरह जो कपड़े बनाते थे, इनका जब डिमांड आने लगा काफ़ी ज़्यादा मात्रा में डिमांड आने लगा कि हमको भी कपड़े चाहिए, तो इन लोगों ने क्या किया कि एक नया तरह से बिजनेस खोल लिया कपड़ों का, कि मतलब कुछ वर्कर्स रख दिए, और उन वर्कर्स को सिखाते भी थे कि कैसे कपड़े बुना आता है, और वर्कर्स भी क्या करने लगे, कपड़े बुनने लगे, जिसकी वजह से इनका एक तरह से बिजनेस फैल गया। जो अंबानी वगैरह है ना, वो लोग इसी से टेक्सटाइल से ही आगे आए हैं, मतलब टेक्सटाइल यानी कि कपड़े बनाने से ही आए हैं। पहले कपड़ा उनमें विकसित था नहीं, जो कपड़े बनते थे वो भी काफ़ी शाइनी थे और काफ़ी ज़्यादा अच्छे हल्के थे। इसकी वजह से मथुरा के या बनारसी के जो कपड़े थे वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते थे, जिसकी वजह से इनका डिमांड काफ़ी अच्छा होता था। तो ये थे क्राफ्ट पर्सन और उनके सामान, यानी कि पोएट्री और टेक्सटाइल। तो ये था हमारा चैप्टर आज का, मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड लक।